Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. जातीय जनगणना को मंजूरी के बाद पोस्टर से पटी पटना की सड़कें। एनडीए के साथ साथ विपक्ष ने भी लगाया पोस्टर। नेताओं में छिड़ी क्रेडिट लेने की होड़। आज से झारखंड में बढ़ी हुई बिजली दर लागू। शहरी इलाके में 20 पैसे और गांव में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। रांची के लोगों ने फैसले पर जताई नाराजगी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की संपत्ति की जाएगी जब्त। ईओयू कार्रवाई के लिए ईडी को लिखेगा पत्र। जांच में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा। झारखंड डीजीपी के पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। हेमंत सरकार केंद्र को भेजेगी रिपोर्ट। 30 अप्रैल को होने वाले थे रिटायर। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. इस देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ था। इसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी और इस जनगणना को लेकर के मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के बाद से पक्ष हो या विपक्ष दोनों तरफ खुशी की लहर है। और ऐसे में पटना की सड़कों की अगर बात करें तो पटना की जो सड़कें हैं वो पोस्टरों से पटी हुई दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी है। पूरा पटना शहर पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा है। तो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एनडीए के पोस्टर हैं तो दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। तो आपने पटना की सड़कों की पोस्टरबाजी देख ली, अब नेताओं के बयानबाजी भी देख लीजिए, जहां पर आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने जो कुछ किया आज उसका ये प्रतिफल है। वहीं कांग्रेस अपना क्रेडिट ले रही है। का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर क्रेडिट लेने को लेकर के हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस ने जो कुछ पाप किया है उस पाप को बीजेपी ने धोने का भी काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने लिया है। कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से इसके पोषक थे, उन्होंने सर्वे कराया था, लेकिन इसका
सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच जेडीयू ने एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना वीडियो साझा किया है। ये वीडियो 1994 का है, जब बतौर सांसद नीतीश कुमार बोल रहे थे और तभी उन्होंने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। 21 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो बिहार में इस क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से लगातार ये हमला किया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी पर, तो कांग्रेस और आरजेडी भी अपने अपने दावे पर बरकरार है और इसका क्रेडिट ले रही है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गणना के साथ, सेंसस के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की इस चीज को मुहर लगाया गया कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन ये सबको पता है कि ये जातीय जनगणना जो आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया कराने का, ये जीत श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की है। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल समिट वेब्स का उद्घाटन करने वाले हैं और 130 देशों के इसमें कलाकार हो, मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, फिल्म और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रमुख कंपनियां और दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। AR रहमान, रजनीकांत, हेमा मालिनी, SS राजामौली समेत सिने जगत के कई दिग्गज शामिल होंगे। इस समिट का नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट यानी वेब्स है। इस कार्यक्रम में 25 देशों के मंत्री भी आएंगे। भारत पहली बार इतने सारे देशों के साथ मिलकर मीडिया पर बात करेगा। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। जानिए, जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले से ही आतंकियों की मौजूदगी अलग अलग इलाकों में थी। वो रेकी कर रहे थे और उसके बाद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में आतंकी मौजूद थे। NIA सूत्रों को यह भी अंदेशा है कि 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे आतंकी। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी हुई थी। ये तीनों लोकेशन आतंकियों के टारगेट पर थी, लेकिन सुरक्षा के चलते हमला नहीं हुआ। आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी आतंकियों के निशाने पर थी। 20 के करीब OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कई OGW की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 4 OGW ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी।
तो पहलगाम हमले के बाद से बेलोसी पर तनाव बढ़ा हुआ है और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हो रही है और अब कह सकते हैं कि दहशत ने अब पाकिस्तानी सेना जो है वो दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है उनकी चौकियों से जहां से झंडे हटा लिए गए हैं। बता दें कि भारतीय सेना करारे जवाब ने पाकिस्तानी फौज को गहरे सदमे में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियों से झंडे हटा लिए गए हैं और कुछ पोस्ट पूरी तरह से वीरान है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फौज की यह एक सोची समझी रणनीति थी कि सामने वाला धोखे में आकर यह सोचकर कि फौजी वहां नहीं है नजदीक आ जाएं और ऐसे में कुछ लोगों को पकड़ लिया जाए या फिर फायरिंग करके उन्हें मार दिया जाए। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में उबाल है और ऐसे में अपने अपने तौर तरीकों से लोग अपनी गुस्सा को इजहार भी कर रहे हैं, उसको वो दिखा भी रहे हैं और विरोध का अनोखा जो तौर तरीका है वो अपना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में युवा सड़कों पर पाकिस्तानी झंडा चिपका रहे हैं। रेवा रोड जगन्नाथ पताही में एनएच पर युवाओं ने पाकिस्तान का झंडा चिपकाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे। और इस बीच लातेहार से बड़ी खबर है जहां नक्सलियों ने अपना तांडव मचाया है और कंस्ट्रक्शन साइट पर उन लोगों ने हमला बोल दिया। तो कंस्ट्रक्शन साइट कहीं ना कहीं एक हॉट स्पॉट रहता है नक्सलियों के लिए जहां पर वो हमला करते हैं। बता दें कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया गया। महुआ डार से खबर सामने आई है, कर्मी को गोली मार दी गई जिसमें मौत हो गई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 की संख्या में नक्सली आए हुए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में ही मुंशी का घर था, उसके घर से बाहर निकालकर गोली मार दी गई। पुलिस ने मौके पर से 3 खोखे बरामद किए हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि घटना को किस उग्रवादी संगठन ने अंजाम दिया है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई संगठन का पर्चा नहीं मिला है और ना ही किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली है। उधर दूसरी तरफ पुलिस उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। आग लगाने के बाद तो ही हमको फिर गाड़ी को देख के हम लोग 2 आदमी थे, एक और आदमी था, उसको भी हमको भी डांट के पूरा भगाया। उसके बाद ये जो रोड जो ओरसा घाटी बना है मेढ़ा हामी से लेकर के जो बुढ़ाना तक जो बना है उस पर वो उस पर काम करते थे। और विकास हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर नक्सलियों ने निशाना बनाया, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कार्रवाई भी क्या जवाबी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जहां एक तरफ झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड को करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ लातेहार में काफी लंबे समय के बाद इस तरह के घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया है। और बात करें कि वहां पे अभी वर्तमान स्थिति की, तो पुलिस वहां पे उस क्षेत्र को चारों तरफ से कॉर्डन करके और नक्सलियों के विरुद्ध जो है छापेमारी अभियान चला रही है। उन्हें सूचना मिली थी कि नक्सलियों के जाने की जो क्षेत्र है, जो दिशा है, उस दिशा में लंबे स्तर की वो जो है नक्सल विरोधी अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और कई ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर यह बड़ी चूक हुई कैसे, चूंकि लातेहार जिला में भी नक्सलियों अब उंगली पे गिनने के बराबर मात्र ही रह गए हैं। वैसे में इतनी बड़ी घटना जो है वो पुलिस के लिए कहीं न कहीं भारी चूक है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दानापुर पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान यह शक हुआ, जिसके बाद से जांच की गई और इस मौके पर यह कार से शराब की खेप मिली है। बता दें कि पुलिस ने जांच के लिए गाड़ी को रोका तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और ड्राइवर को पकड़ा। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उससे बियर और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। शराब तस्कर औरंगाबाद का रहने वाला है और झारखंड से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करता है। पुलिस शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है और इसके नेटवर्क को खंगाल रही है।
मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाना अब और आसान हो जाएगा। चंदवारा पुल की अगर बात करें तो इसको लेकर के एक बड़ी सौगात है यहाँ के लोगों के लिए, और कह सकते हैं कि जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। बता दें कि चंदवारा पुल जल्द शुरू हो सकता है। सीएम नीतीश के आदेश के बाद पुल के अप्रोच पथ का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान इस पुल को दरभंगा फोरलेन से जोड़ने का आदेश दिया था। संवाददाता प्रियांक सौरभ की इस रिपोर्ट को देखिए। जो पुल है उसके अप्रोच पथ को लेकर के अब तेज गति से काम प्रारंभ हो गया है। टेंडर को लेकर के कुछ इशू था जिसके कारण विलंब हुआ, नहीं तो ये काम 1-1.5 महीने पहले ही काफ़ी स्पीड से अपनी गति से होना था। लेकिन अब टेंडर फाइनल हो गया है, एजेंसी मोबिलाइज हो गई है। तो जो फेज़ 1 का काम है उसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 माह में जून के अंत तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और सामान्य आवागमन जो है उस पर प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक टॉपिंग वगैरह का जो काम होता है वो भी चलेगा। लंबे समय से अधर में लटके मुजफ्फरपुर के बहुप्रतीक्षित चंदवारा पुल अब बहुत जल्द आम लोगों के लिए खुल जाएगा और लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। अभी आप देखेंगे किस तरीके से यह पुल जो है कई वर्ष पहले ही इसको तैयार कर लिया गया था, लेकिन अप्रोच पथ जो है वह नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से जो है यह पुल खोला नहीं जा रहा है। और बार बार इसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि आखिर वर्षों से बना इस पुल के अप्रोच को बनाने में क्या समस्याएं आ रही है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और कई तरह की समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब जो है वह तमाम समस्याएं दूर कर ली गई है और अप्रोच पथ निर्माण का कार्य जो है वह काफ़ी तेजी से चल रहा है। फेज 1 में इसका निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि करीब 1 से 2 महीना में यह पुल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है यह है कि सीएम नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने एक और सौगात दी थी इस पुल से जुड़ी हुई, जिसमें यह कहा गया था कि अभी इस पुल को दरभंगा फोरलेन से जोड़ा जाएगा। तो अब उसको भी तो स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन उसको लेकर भी अब जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि करीब 11.85 एकड़ भूमि जो है अधिग्रहित की जाएगी इसके लिए। तो वह काम भी काफी तेजी से जल्द ही किया जाएगा, जैसा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है। तो मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल बहुत जल्द जहां एक तरफ लोगों के लिए खुलने वाला है, अप्रोच पथ बनकर तैयार हो जाएगा, वहीं उसके बाद जो है इसे फोरलेन दरभंगा फोरलेन से जोड़ने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सीतामढ़ी में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, काफी खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा फर्जीवाड़ा इस पूरे मामले में सामने आया। जो सीसीटीवी चलते नहीं है, लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? बता दें कि साल 2019 में लगाए गए इन सीसीटीवी पर जिला प्रशासन ने कुल 98 लाख रुपए खर्च किए थे। इनमें से ज्यादातर ने लगने के बाद कोई काम नहीं किया। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सीतामढ़ी जिले में आम लोगों की सुरक्षा के नाम पर सरकारी पैसे की किस कदर बंदरवाट की गई है, इसकी वानगी हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2019 में जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और यह सीसीटीवी कैमरा लगाने में सरकारी धनराशि की काफ़ी बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई और कुल 98 लाख रुपए की राशि इन सीसीटीवी कैमरे में लगाए गए थे। आप तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की चोरी कर ली गई है और लगने के साथ ही यह सीसीटीवी कैमरा काम नहीं किया। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, डीएम आवास मौजूद है, एसपी आवास मौजूद है, जिसके अगल बगल और आसपास के इलाके में यह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही यह कभी काम नहीं किया और पूरी तरीके से आज के तारीख में भी बंद है। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार 98 लाख रुपए की राशि किस तरीके से इस पर खर्च की गई और जब खर्च की गई तो इस चीज़ का मुआयना क्यों नहीं किया गया, इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया, यह सवालों के घेरे में है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। अब बात किसानों की परेशानी की। मुंगेर की खबर है जहां पर किसान परेशान है। परेशान इस वजह से है क्योंकि परवल उन्होंने काफी मेहनत से लगाया, परवल उगा भी, लेकिन सब्जी मंडी में उसकी कीमत काफी कम है। मंडियों में परवल का उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। सदर बरियारपुर और धरहरा प्रखंड में किसानों ने 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर परवल की खेती की है। इस बार फसल ठीक भी हुई है, लेकिन थोक मंडी में 15 से 20 रुपए किलो ही
परवल बिक रहा है, जिससे किसानों को लागत वसूलना भी मुश्किल हो गया है। अभी तो फायदा नहीं है, जखनी भाव था तखनी 10 से रात मन टूटते थे, अभी 2-4 मन टूटता है तो भाव नहीं है। फसल अभी हुआ, सब कुछ के फसल है तो सब कुछ का भी डाउन है। फसल तो साल से अभी कम में हो रहा है, लेकिन बावजूद कीमत नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं अभी नहीं। अच्छा ये बताइए, मजदूरी नहीं पूरा रहा है। फायदा इसका जो है सर अभी समय के अनुसार से नहीं हो रहा है जी। समय के अनुसार से जो है इसमें अभी कोई बेनिफिट नहीं आया है। और शुरू में तनी मानी निकला तो भाव था, और अभी जो थोड़ा बहुत ठहरने लगा तो भाव नहीं है। अब बात मौसम की करते हैं तो राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा गिरा है। बारिश और ठनका को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में लोगों को सावधान भी रहने की ज़रूरत है। बता दें कि बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका टर्फ लाइन बिहार से गुजरने के कारण अगले 4 दिनों तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ठनका के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अब हाल आपको नवादा का बताते हैं। नवादा में भी बारिश हो रही है, ठनका को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और लोग थोड़ी गर्मी से राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन खास करके किसानों की अगर बात करें तो किसानों की परेशानी भी इस दौरान देखने को मिली। तो देखिए, इस मौसम की जो मार या फिर कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, इसका तापमान पर तो असर पड़ रहा है, लोगों को राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन खास करके जो किसान हैं उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तस्वीर नवादा सामने आई है, जहां पर देखिए कैसे बारिश हो रही है। फिर से करवट ली है और मौसम का मिजाज जो है एक बार फिर से बदला है। नवादा में भी बदले हुए मौसम का नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मौसम का जो रुख जो है काफी तेजी से बदला है। सुबह हालांकि बादल जरूर छाए हुए थे और मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट भी किया गया था कि अगले 2 से 3 घंटों में मौसम का मिजाज बदलेगा और तेज गर्जन के साथ साथ थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश की भी पूर्वानुमान किया गया था और वह पूर्वानुमान जो है वो पूरी तरह से सच साबित हुआ और इस बार जो मौसम जो है वो फिर से करवट ले चुकी है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और एक तरफ जहां तापमान में तो गिरावट हुई ही है, साथ ही साथ लोगों को इस गर्मी की तपिश से भी काफ़ी राहत मिली है। हालांकि जो बेमौसम बरसात होने से किसानों को थोड़ी नुकसान तो जरूर हुई है। अभी भी कई ऐसे जगह है जहां पर खेतों में जो गेहूं जो है वो काट कर रखे हुए थे, उसे उठाया नहीं गया था, मगर अन्य मौसमी फल और सब्जी के लिए यह जो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। और लोगों को एक तरफ जब गर्मी प्रचंड हो रही थी, उस गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जो जारी किया है वो अगले 2 दिनों तक इसी तरह के मौसम होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस दौरान मौसम विभाग ने सभी से यह अपील भी की है कि खेतों में काम ना करें और जो खुले जगह है वहाँ ना रहें, क्योंकि थंडर स्टॉर्म की जो संभावना जो है वही इन जगहों पर सर्वाधिक होती है। नवादा में अगले 1 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान जो है इसी तरह का होने का है और जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो नवादा में एक बार फिर से बारिश ने मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। स्टेशन परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने की अब नई जिम्मेदारी आरपीएफ को दी गई है। जो सफाई कर्मचारी होंगे, अगर वो कोई लापरवाही बरतते हैं तो सिर्फ ना उनसे जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उनके ऊपर शिकायत भी दर्ज की जाएगी। बता दें कि नॉर्थ फ्रंटियर रेल मंडल में ट्रेनों के अंदर और स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आरपीएफ को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। में ट्रेनों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब कटिहार रेल मंडल की तरफ से एक नया पहल किया गया है। अब सफाई कर्मी जो काम नहीं करेंगे उनके द्वारा उनके पर आरपीएफ पनिश भी करेंगे। हमारे साथ कटिहार रेल मंडल के डीआरएम में जरा बात कर लेते हैं। सर, इस बार एक नया पहल शुरू किया गया है, आरपीएफ को भी इन्वॉल्व किया गया सफाई वाले मामले पर, कैसे क्या पहल है सर?
ये पहल है कि ट्रेनों में बहुत सारी शिकायतें मिलती थी, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, कोच के विभिन्न स्थानों पर बहुत सारी गंदगी रहती थी, खाने का सामान और बहुत चीज़ फैले रहते थे। इसमें OBHS के माध्यम से बहुत सारे साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो स्तर होना चाहिए था उस स्तर का नहीं पाया जा रहा था। तो इसके कारण रेलवे बोर्ड और जोनल हेडक्वार्टर के आदेश पे एक ड्राइव चलाया गया है। जिस तरह की ट्रेन आने जाने वाले कोई भी ट्रेन में किस तरह की सफाई की व्यवस्था उसी की जाँच की जा रही है, और इसमें RPF को भी इस बार जोड़ा गया है, जिससे कि वो भी जो ट्रेन में साफ करने वाले कर्मचारी वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी जांच वो भी कर रहे हैं, और कोई त्रुटि पाए जाने से उनको फाइन वगैरह भी लगाया जा रहा है। क्या सर FIR किया जाएगा या सिर्फ फाइन वगैरह का प्रावधान है? FIR भी अगर ज़रूरत पड़ने बहुत ही अगर स्थिति खराब होगी तो FIR भी किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर केसों में फाइन लगाया जा रहा है। उन्हें पूछताछ की जा रही है, जो काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें खोजा जा रहा है कि किस तरह से वे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कटिहार रेल मंडल का एक नया पहल है। अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होंगे, जो जिम्मेदार सफाई कर्मी हैं उन पर न सिर्फ फाइन किया जाएगा बल्कि उन पर FIR तक किया जाएगा। निश्चित तौर पर रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए ये एक बड़ा कदम है जिसको कटिहार रेल मंडल ने शुरू किया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।